आज हम क्या करने लगे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? वो निज़ाम जिसके ज़रिए से हम खुराक खाते हैं, वो खुराक हमारी बॉडी में एनर्जी देती है, उसके बाद जो फासिद मादे बनते हैं वो हमारी बॉडी से निकल जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। या जिस ट्रैक के थ्रू वो सारा काम चल रहा होता है ना, जिस रास्ते से वो जा रहा होता है, उसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कहते हैं। गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक, मतलब मैदा, और इंटेस्टाइनल का मतलब है उसमें छोटे और बड़ी दोनों आ जाते हैं। इसको निज़ाम इंतज़ाम भी कहते हैं। पहले हम इसका पार्ट्स पढ़ लेते हैं, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं। सब बच्चे इधर देखो एक दफा। सबसे पहले जब हम खुराक खा रहे हैं तो सबसे पहले कहाँ गई? हमारे मुंह में। मुंह के बाद हमने एक नाली पड़ी थी, जिसको मैंने कहा था कि उसकी दो ओपनिंग्स होती हैं, एक सांस की तरफ भी जा रही है और एक खुराक की नाली की तरफ भी जा रही है। कौन सी थी वो? फेरेंक्स। फेरेंक्स की फेरेंक्स लेरिंग्स के अंदर भी ओपन होती है और खुराक वाले रास्ते की तरफ भी ओपन। फेरेंक्स के बाद आता है बेटा ईसोफेगस। अगर हम खाना खा रहे हैं ना, उस खाने का रास्ता ये है कि मुंह से गुजर के फेरेंक्स में जाएगा, फेरेंक्स से गुजर के ईसोफेगस में जाएगा। ईसोफेगस एक लंबी ट्यूब होती है जो जाके मेले के अंदर खुलती है, ठीक है। ईसोफेगस कहाँ गई है? मेले के अंदर। खुराक मुंह से फेरेंक्स पे गई, फेरेंक्स से कहाँ गई है? ईसोफेगस। ईसोफेगस से कहाँ गई? मेदे। मेदे के आगे आती है छोटी आंत, सही है। खुराक कहाँ चली गई यार? छोटी आंत के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारी भूख जाती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद हमारी फूड कहाँ जाएगी? रेक्टम में, फिर जाएगी एनएस में, और एनएस से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब हम पार्ट्स पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे, हम आपको साथ साथ ही बना लो ताकि मैं बाद में याद कर जाए।
कहाँ से स्टार्ट हुए हैं हम? माउथ से। माउथ से कहाँ गए? फेरिंक्स से। फेरिंक्स से फूड कहाँ गई है? इसोफेगस। अब याद रखने वाली क्या बात है, हम क्योंकि एनाटॉमी पढ़ रहे हैं ना, हम इसलिए फंक्शन को नहीं डिस्क्राइब करते, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये मुसलसल ये वाली मूवमेंट करती है। इसोफेगस भी, स्टमक भी, इंटेस्टाइन के अंदर तो बहुत ज़्यादा ये वाली मूवमेंट्स होती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो फूड पार्टिकल हम खाते हैं, जो फर्स्ट करो रोटी हमने खाई है, वो उसको कन्वर्ट करता है लिक्विड की तरह, सॉलिड बन जाता है। मतलब कि जैसे दलिया है, उसमें कन्वर्ट कर देगा वो जो सॉलिड पार्टिकल जो भी हमने खाया है, उसको उसके अंदर लिक्विड्स मिक्स की जाएगा, उसको इस तरह से मिक्स करता रहेगा साथ में। तो उसकी वजह से क्या होती है, फूड छोटे छोटे पार्टिकल्स में तब्दील हो जाती है। जब वो छोटे पार्टिकल्स में तब्दील होगी ना, उससे हमें एनर्जी मिलती है। वो जो एनर्जी मिलती है, जो यहाँ पे ब्लड वेसल्स बड़ी होती है, उनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, जितनी भी फूड हम खाते हैं, उसके अंदर से जो हमारी काम की चीजें हैं, वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होती हैं। ओके, अब स्टमक के बाद कहाँ गए हम? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड कहाँ गई? सारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्या बड़ी सारी होती है और इसी तरह बड़ी होती है। फिर इसके बाद क्या आ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन। अब एक जगह है ये वाला पार्ट जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो रही है और लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो रही है, वहाँ पे अपेंडिक्स होता है। सुना होगा ना अपेंडिक्स का? अपेंडिक्स एक एक्स्ट्रा ऑर्गन है, इसका कोई फंक्शन नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन वो एक ट्यूब है जो पड़ी हुई है यहाँ। सही है, कहाँ पे पड़ी हुई है? जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो रही है और लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो रही है, यहाँ पे अपेंडिक्स पड़ी हुई है। फिर यहाँ के बाद क्या आ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन उनको कहाँ गिराती है? रेक्टम के अंदर। रेक्टम जब फिल हो जाता है तो एनस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाती है। आपने बना लिया तो हम आगे चल रहे हैं। समझ आ गया ट्रैक क्या है? अब जो बेसिक हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है ना, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो यही है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो खुराक को हजम करने में हेल्प करती है। मसलन इधर स्टमक के पीछे अगर थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे पैंक्रियाज पड़ा होता है, जिसको हम लबलबा भी कहते हैं। सही है, अगर स्टमक की राइट साइड पे देखें तो लीवर पड़ा होता है। लीवर के नीचे पित्ता पड़ा होता है, जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। अच्छा, अब ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये बेसिकली पार्ट नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम का, लेकिन ये ऐसे एंजाइम्स या ऐसी सब्सटेंसेस को रिलीज करते हैं जो फूड को एब्जॉर्ब होने में और डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं। इसलिए हम इनको सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स कह देते हैं या एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स कह देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। क्या कहते हैं? सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स या सपोर्टिंग ऑर्गन। समझ आएगी टीचर? अब फेरिंक्स का मजीद कोई इसकी विलियन नहीं है। इसोफेगस एक लंबी ट्यूब है, खाली होती है, इसके अंदर सिर्फ फूड नहीं आना है और निकल जाना है, आपके स्टमक के अंदर गिर जाना है। ठीक है, स्टमक एक पूरा स्ट्रक्चर है। स्टमक की ये बॉडी है, ये इसकी एपेक्स है। याद आपकी याद करने की चीज़ें नहीं है, स्टमक याद रखना है। स्टमक थोड़ा सा हमारे लेफ्ट साइड पे पड़ा होता है, स्लाइटली लेफ्ट पड़ा होता है। फिर आगे आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये रेस कर दूँ? लिख लो, क्या लिख रहे हो? स्मॉल इंटेस्टाइन के मजीद 3 पार्ट्स हैं। चलो यही समझ लो, स्टमक के 3 पार्ट्स हैं, एक शुरू वाला है, एक दरमियान वाला है, एक आखिर वाला है। इंटेस्टाइन के, सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं। शुरू वाला पार्ट जो
स्टमक के बाद शुरू होता है, जहाँ पे सबसे पहले फूड आती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको हम क्या कहते हैं? ड्यूडेनम। क्या कहते हैं? ड्यूडेनम। ठीक है, ड्यूडेनम के बाद जो सेकंड पार्ट आता है उसको हम कहते हैं जीजुनम। जी है, ये तो पढ़े हुए होंगे आप लोगों ने, बचपन से पढ़े हुए नहीं पढ़े हुए? सबसे पहला पार्ट कौन सा है? ड्यूडेनम। दूसरा पार्ट कौन सा है? जेजुनम। तीसरा पार्ट जो आखिरी पार्ट होता है उसको कहते हैं इलियम। इलियम के बाद शुरू होती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को हम कोलोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन के भी आगे पार्ट्स होते हैं, सही है? सबसे असेंडिंग और डिसेंडिंग का कॉन्सेप्ट है आपके पास। असेंडिंग वो चीज होती है जो हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, डिसेंडिंग क्या होता है? जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ट्रांसवर्स क्या होता है? जो हॉरिजॉन्टल है। ये तो आइडिया है ना, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स। कोलोन के भी 3 पार्ट्स हैं। वो पार्ट जो ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है उसको हम कहते हैं असेंडिंग कोलोन। ठीक है, वो पार्ट जो हॉरिजॉन्टली यहाँ पे पड़ा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स कोलोन। वो पार्ट जो ऊपर से नीचे आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं? डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, हमारी अपेंडिक्स कहाँ पे पड़ी होती है? इलियम और कोलोन के दरमियान। इलियम जहाँ पे एंड होती है, कोलोन जहाँ से स्टार्ट होती है, उसमें क्या पड़ी होती है? अपेंडिक्स पड़ी होती है। ठीक है, इसके बाद ये रेक्टम आ जाता है डिसेंडिंग कोलोन के बाद, और फिर एनस आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में वो दोबारा पढ़ते हैं। सबसे पहला पार्ट कौन सा है स्मॉल इंटेस्टाइन का? ड्यूडेनम। सारे बोलो, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम। दूसरा पार्ट कौन सा है? जेजुनम। तीसरा पार्ट कौन सा है? इलियम। इलियम के बाद क्या स्टार्ट होता है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को क्या कहते हैं हम? कोलोन। कितने टाइप की है? 3। दो की वजह से 4 टाइप की, एक सिग्मॉइड कोलोन भी आती है, लेकिन 3 की है यहाँ पे। सबसे पहले कौन सी है? जो इस टाइम, मैं अगर अपने एब्डोमेन में देखती हूँ, जो इस टाइम यहाँ से ऊपर जा रही है उसको क्या कहेंगे? असेंडिंग कोलोन। जो यहाँ से हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई है उसको क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स कोलोन। जो यहाँ से नीचे जा रही है उसको क्या कहेंगे? डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं। फिर कोलोन के बाद क्या आता है? रेक्टम। रेक्टम के बाद क्या आता है? एनस। एनस से जो फीसिस हैं या वेस्ट मटेरियल है, फीसिस कहते हैं फासिल मादे को। जो फीसिस हैं वो बाहर स्थिर होते हैं। कर दूँ ये? जल्दी जल्दी आप पार्ट्स बताओगे, मैं इंटेस्टाइन में आ रही हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन, आप लोग उसके पार्ट्स बताओ। ये स्टमक एंड हुआ है, यहाँ से शुरू हो रही है।
स्टमक जहाँ पे एंड होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, उस पार्ट को क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट को क्या कहते हैं? ड्यूटीनम। क्या हो गया? पहला पार्ट कौन सा है स्मॉल इंटेस्टाइन का? सेकंड पार्ट कौन सा है? ड्यूटीनम। तीसरा पार्ट कौन सा है? इलियम जहाँ पे खत्म होता है और लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है, उसको क्या कहते हैं हम? हाँ, अपेंडिक्स भी बड़ी होती है। कोलोन में पूछ रही हूँ, कौन सी कोलोन आती है? असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन के बाद कौन सी कोलोन आएगी? ट्रांसवर्स कोलोन। फिर क्या आता है? डिसेंडिंग कोलोन। फिर क्या आता है? रेक्टम और फिर अच्छा, अब जो आपको पता हो, जो अपेंडिक्स होती है उसमें क्या होता है? अपेंडिक्स एक एक्स्ट्रा ऑर्गन है हमारी बॉडी में, उसका कोई फंक्शन नहीं है। एक छोटी सी ट्यूब है जो इस रीजन में पड़ी है, आपके राइट लोअर रीजन में। अपेंडिक्स का दर्द जो आएगा ना, सबसे पहले क्या होता है, आपको जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वहां पे दर्द होना शुरू होता है। वो फिर इस तरह जाता है और उसके टिपिकल से सिम्टम्स है, पेशेंट को बुखार होगा साथ में अगर अपेंडिक्स का दर्द हो। अपेंडिक्स होती किस लिए है? पांच दफा ऐसा होता है जो खुराक है ना, वो बजाय कोलोन के अंदर जाने के इलियम से कुछ पार्ट उसका इसके अंदर चला जाता है। तो चला भी गया, वो नुकसानदेह नहीं है। वो नुकसानदेह कब है? जब उसमें इन्फेक्शन हो जाए। ठीक है, जब इस अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो जाता है तो यहाँ पे स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है और खतरा होता है कि अपेंडिक्स फट जाएगी। अगर अपेंडिक्स पेट के अंदर फट जाए तो सारी पेट के अंदर इन्फेक्शन फैल जाता है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, जैसे ही वो देखते हैं कि पेशेंट को अपेंडिक्स इस कंडीशन में आ गया, या पेशेंट चाहे अपेंडिक्स के सिर्फ दर्द के साथ आ रहा है, बेसिकली होता ही एक्यूट दर्द या शदीद दर्द के साथ आता है पेशेंट, अपेंडिक्स का अगर पेशेंट, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, अपेंडिक्स की सर्जरी कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं। अल्लाह करे आप लोग का भी सर्जरी देखने का आप लोगों को मौका मिले। मैंने पिछले दिनों देखी है एक सर्जरी अपेंडिक्स की। उसमें डॉक्टर साहब ने क्या किया है, अपेंडिक्स को निकाल के काट दिया है, फिर उन्होंने इस पूरी इंटेस्टाइन को बाहर निकाल दिया। मैंने से पूछा कि सर ये इतनी इंटेस्टाइन जो हम बाहर निकाल रहे हैं, एयर में सारा इन्फेक्शन इसको लग रहा है, इसको निकालने का मकसद क्या है? तो उन्होंने बताया कि जिस तरह हमारी अपेंडिक्स है ना, इसी तरह हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ एक ट्यूब होती है जिसको डायवर्टिक्यूलर कहते हैं। जिस तरह से अपेंडिक्स के अंदर फूड जाके जमा हो सकती है और इन्फेक्शन फैल सकता है, इसी तरह वो उसके डायवर्टिक्यूलर के अंदर भी जाके इन्फेक्शन फैल सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि डायवर्टिक्यूलर हर बंदे के अंदर नहीं है। अपेंडिक्स तो हर बंदे के अंदर है ना, हर इंसान के अंदर अपेंडिक्स है, लेकिन डायवर्टिक्यूलर हर इंसान के अंदर नहीं है। किसी किसी के अंदर चांस होता है कि उसके अंदर डायवर्टिक्यूलर हो। इंटेस्टाइन बाहर निकालने का मकसद क्या था कि वो देख लें कि अंदर डायवर्टिक्यूलर तो नहीं पड़ा हुआ, अगर पड़ा हुआ तो उसको भी काट दें ताकि बाद में कोई भी इन्फेक्शन का या इन्फ्लेमेशन का स्वेलिंग का कोई चांस ना बचे। सही है, सर्जरी देखने में मजा आता है। चलें, अब यहाँ तक याद हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या। अब हम थोड़ी सी थ्योरी में आप लोगों को लिखवा देती हूँ, जो अगर क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम लिखनी है तो आपको 4-5 लाइनें पता होंगी उसके अंदर क्या करें। तो आपकी मर्जी, आप बुक पे नोट कर लो या नोटबुक पे नोट कर लो।
अलीशा समझ आई यहाँ तक सारी? आपको श्वेत इतने ऐसे के बाल पढ़ना है अजीब तो नहीं लग रहा? क्वेश्चन अगर बेटा आ जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी लिखनी है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? डेफिनेशन लिखेंगे। क्या डेफिनेशन है? द सिस्टम बाय विच फूड एंटर्स थ्रू माउथ, nutrients absorbed from in blood and feces are excreted out from the body is called डाइजेस्टिव सिस्टम। खुराक गई है अंदर, जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो अब्सॉर्ब हुए हैं ब्लड में, और जो पाचन मार्ग थे वो निकल रहे हैं, वो सारा क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। माउथ को हम ओरल कैविटी भी कह सकते हैं जो ओरल कैविटी। फिर जो ओरल कैविटी है ओपन कहाँ पे होती है? इसोफेगस के अंदर। किसके थ्रू होती है? फेरिंक्स के थ्रू होती है। सो रहे हो सारे? इसोफेगस कहाँ ओपन होती है? स्टमक में। देख लो फिर आगे लिखो। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन, फिर आप लोग क्या करोगे? डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स लिखोगे जो आपकी बुक में लिस्ट बना के लिखे हुए हैं। यहाँ पे लिखोगे देयर आर फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर वो लिख दोगे जब, फिर उसके बाद ये लिखना है कि जो ओरल कैविटी है वो किसके अंदर ओपन हो रही है? इसोफेगस के अंदर। किसके थ्रू? फेरिंक्स के थ्रू। फिर इसोफेगस जाके किसके अंदर ओपन होती है? स्टमक के अंदर। स्टमक किसके अंदर ओपन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जो है वो ग्राइंड हो जाती है और वहां से जो भी एब्जॉर्ब हो रहा होता है वो हो जाता है। बाकी जो बचती है फूड उसको कहाँ भेज देता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन को हम कोलोन भी कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन से फूड कहाँ जाती है? कहाँ जाते हैं? रेक्टम में। रेक्टम से कहाँ जाएंगे? एनएस के अंदर। और एनएस से क्या होंगे? बाहर स्क्रीट आउट होंगे।
चलो बच्चों, अभी देखो ऊपर मैंने 2 हेडिंग्स बना दी हैं। 6 पॉइंट तक हमने इसको रीड आउट करा दिया। अब जो इसे एक्स्ट्रा चीजें हैं वो मैंने 2 हेडिंग्स में लिखी। मैंने लिखा है सपोर्टिंग ऑर्गन्स फॉर डाइजेशन। कौन कौन से थे? लीवर, स्प्लीन, पैंक्रियाज और गॉलब्लैडर। ये हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, लेकिन ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे होते हैं अपने एंजाइम्स के थ्रू। फिर मैंने लिखा है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स कहाँ पड़ी होती है? इलियम और कोलोन के जंक्शन पे पड़ी होती है, लेकिन अपेंडिक्स का डाइजेशन में कोई काम नहीं। पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो जितना हमने लिखा है ये सारा लिख के आना है, साथ में डायग्राम बना के आनी है। ठीक है, लेबल डायग्राम बनानी है, साथ में लेबल भी करना है कि क्या क्वेश्चन